हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 वाला। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने पूरा आरबीसी को कंप्लीट किया था। आरबीसी के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था लास्ट क्लास में। और अपन ने आरबीसी के साथ में हीमोग्लोबिन को, बिलीरुबिन को, इन सबको अपन क्लियर कर चुके थे। इसके बाद अपन ने ब्लड ग्रुप को भी पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। आज नई सेल स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। ओके। और इसको जो बेसिक नाम है उसका नाम है ल्यूकोसाइट। जो इसका ओरिजिनल नेम है वो बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको टर्म अपन हरदम व्हाइट कलर के लिए यूज करते हैं, मतलब इसका मेन नाम क्या है, ल्यूकोसाइट होता है। क्लियर हुई इतनी बात। सबसे पहले अपन यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो अपन देखते हैं नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है। ओके। आपको मैं पहले बता देता हूं कि डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप की सेल पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की सेल का एक ग्रुप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आती है न्यूट्रोफिल। फर्स्ट नंबर पे आती है न्यूट्रोफिल आती है। सेकंड नंबर पे आती है इओसिनोफिल। कौन सी आती है, इओसिनोफिल आती है। ठीक है, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, है ना। सेकंड नंबर पे आपके इओसिनोफिल आती है। थर्ड नंबर पे बेसोफिल आती है। ओके। इसके बाद में आती है, थर्ड नंबर पे बेसोफिल आती है, फिर मोनोसाइट आती है, एंड मोनोसाइट के बाद में आती है लिम्फोसाइट। ओके। तो 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती है। पहली न्यूट्रोफिल, दूसरी इओसिनोफिल, तीसरी बेसोफिल, चौथी मोनोसाइट एंड पांचवी लिम्फोसाइट। इनके क्या क्या काउंट पाए जाते हैं, कितना कितना पाया जाता है, परसेंटेज में अपन बात करते हैं कि ये कितनी परसेंट होती है, ये टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी परसेंट होती है। ऐसे मैक्सिमम होती है न्यूट्रोफिल होती है, जो आपके 50 to 70% और टोटल डब्ल्यूबीसी होती है। पूरी डब्ल्यूबीसी का 50 से 70% आपकी क्या होती है, न्यूट्रोफिल होती है। उसके बाद में इओसिनोफिल आती है। इओसिनोफिल का जो काउंट होता है वो 1 से लेके 6% तक होता है। कितना, 1 to 6% होता है। बेसोफिल की यदि अपन बात करें तो ये और भी कम होता है, ये 1 से लेके 2% ही होता है। मोनोसाइट की अपन बात करें तो 2 से लेके 10% होता है, जबकि लिम्फोसाइट होता है वो 20 से 40% होता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कौन सी पाई जाती है तो न्यूट्रोफिल है, सेकंड पूछे तो लिम्फोसाइट है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है तो बेसोफिल है। तो ये इनका क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूबीसी का कितना कितना परसेंट है। इसको कलेक्टिवली अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल की अलग अलग ल्यूकोसाइट का काउंट कितना है, ल्यूकोसाइट काउंट क्या है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो देखा जाता है वो देखा जाता है टीएलसी। टीएलसी क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी है आपके, तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो याद रखा 4000 से 11000 सेल पर mm³ या पर ml। तो इतना टोटल डब्ल्यूबीसी होती है, वो इतनी होती है। क्लियर। अब जैसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मान लो टोटल डब्ल्यूबीसी टीएलसी काउंट है 4000, ठीक है, और बेसोफिल आ रहा है उसमें 2%, तो टोटल बेसोफिल काउंट कितना है, टोटल बेसोफिल काउंट है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो 2/100 इंटू 4000। तो 80 सेल आपके पर ml के हैं, बेसोफिल है। आप ऐसे बेसोफिल का काउंट भी निकाल सकते हैं यदि इतना दे दिया तो। बट ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो मतलब कि दो तरह का बताऊं कि डब्ल्यूबीसी काउंट की अपन बात करते हैं, कि डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करें तो दो तरह के टेस्ट अपन कराते हैं, एक कराते हैं टीएलसी और एक कराते हैं डीएलसी। टीएलसी मतलब टोटल हो गया कि टोटल कितना पाया जाता है, जो आपका 4000 से लेके 11000 सेल पर ml है। जबकि डीएलसी की अपन बात करेंगे, डीएलसी कितना है, तो ये भी अपन ने देख लिया कि डीएलसी हर सेल का परसेंटेज होता है, उसको डीएलसी बोलते हैं। क्लियर। अब सुनो,
टीएलसी का क्या सिग्निफिकेंस है लैब में, क्या काम आता है टीएलसी, इसको देखते हैं। देखो समझो, इसको भी समझो। देखो टीएलसी काउंट जो अपने नॉर्मल पढ़ा कि 4000 से 11000 सेल पर एमएल होता है। एक्चुअली में आप जानते हो कि टीएलसी या डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इसका काम होता है डिफेंस करना या इम्यूनिटी। कोई बाहर से यदि कोई पैथोजन आ जाता है तो उसको किल करने का काम जिसका होता है टीएलसी का डब्ल्यूबीसी का होता है। यदि टीएलसी का काउंट इंक्रीज होता है, यदि टीएलसी का काउंट इंक्रीज होता है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। इसी वजह से अपनी बॉडी की जो इम्यून सेल है डब्ल्यूबीसी है, उनका काम बढ़ जाता है, उनको अपनी नंबर में बढ़ाना पड़ता है क्योंकि अब उनकी जरूरत है। बाहर से कोई पैथोजन आता है तो उनको किल करने का काम डब्ल्यूबीसी का ही होता है। ठीक है, तो जब भी आपका काउंट 11000 से ज्यादा आता है, टीएलसी पर एमएल से ज्यादा आता है, मतलब समझ लेना कि आपको क्या है, इन्फेक्शन है। और डॉक्टर जब भी आपको बुखार आता है, जब भी आपको कहीं दर्द होने लगता है, डॉक्टर को लगता है कि इस इंसान को इन्फेक्शन है, वो सबसे पहले टीएलसी काउंट कराता है कि आप टीएलसी कराइए। अब आपको देखो, यदि आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। हरदम यदि किसी इंसान के न्यूट्रोफिल को अपन पीएमएनएल भी बोलते हैं, यदि किसी इंसान का पीएमएनएल नंबर बढ़ रहा है, न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, तो आप याद करके रखना कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। यदि किसी के पीएमएनएल नंबर बढ़ रहा है तो 100% तो नहीं लेकिन 90% संभावना है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, जबकि लिम्फोसाइट बढ़ता है, लिम्फोसाइट काउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उस इंसान को वायरल इन्फेक्शन। क्लियर, ये बात याद रखना। यदि किसी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि पीएमएनएल का नंबर बढ़ रहा है, मतलब समझना कि उस इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइट बढ़ रहा है, मतलब कि उसको वायरल इन्फेक्शन। एक बात याद रखना कि टाइफाइड का जो केस होता है ना, वो थोड़ा स्पेशल है। नॉर्मल टाइफाइड होता है तो आपके हिसाब से उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ना चाहिए। डब्ल्यूबीसी ना लिखो तो यहाँ पे टीएलसी लिखो, टीएलसी का काउंट उसमें क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें टीएलसी का काउंट कम होता है। हरदम टाइफाइड एक ऐसा फीवर है, देखो हरदम देखो टाइफाइड के लिए मैं बता देता हूँ कि टाइफाइड जिसको अपन एंटेरिक फीवर बोलते हैं, आग का बुखार बोलते हैं ना, ये इसलिए स्पेशल है कि नॉर्मल सभी बुखारों में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है, इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है। नॉर्मल सभी बुखारों में हार्ट रेट बढ़ती है लेकिन इसमें हार्ट रेट कम होती है, इसलिए टाइफाइड थोड़ा स्पेशल है कि सभी बुखारों में हार्ट रेट बढ़ती है, इसमें हार्ट रेट कम होती है, मतलब कि इसमें आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। जब अपन मेडिसिन पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह बताएंगे एक चीज। ठीक है, तो नॉर्मल सभी इंफेक्शंस में डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। यदि डब्ल्यूबीसी इंफेक्शन भी और डब्ल्यूबीसी कम हो रही है तो आप आइडिया लगा लेना कि आपको टाइफाइड है। दूसरा, टाइफाइड में एक और एक्सेप्शन है कि टाइफाइड में लिम्फोसाइट है वो भी बढ़ती है। नॉर्मल लिम्फोसाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ती है, सॉरी वायरल इन्फेक्शन में बढ़ती है, लेकिन टाइफाइड एकमात्र ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें क्या बढ़ रहा है, लिम्फोसाइट बढ़ रहा है। तो आपको देखिए कि यदि टीएलसी कम हो रहा है और लिम्फोसाइट बढ़ रहा है तो आइडिया लगा लेना कहीं ना कहीं इस पेशेंट को टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, यदि न्यूट्रोफिल बढ़ रही है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट तो बढ़ रहा है, साथ में न्यूट्रोफिल भी बढ़ रही है, तो आप समझ जाना इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ रहा है और उस इंसान के अंदर लिम्फोसाइट बढ़ रही है तो आप आइडिया लगा सकते हो उसको वायरल इन्फेक्शन है। एक चीज और देखना है कि नॉर्मल जो अक्यूट इन्फेक्शन होता है, जो जल्दी सी मतलब कि 24 से 48 घंटे के बीच में जो इन्फेक्शन होता है उसमें पीएमएनएल मतलब न्यूट्रोफिल का काउंट है वो बढ़ता है। 24 से 48 घंटे के बीच तक पीएमएनएल का काउंट बढ़ता है। अक्यूट इन्फेक्शन में पीएमएनएल का काउंट बढ़ता है, लेकिन जब इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है तो उसमें मोनोसाइट का काउंट बढ़ने लग जाता है।
मोनोसाइट या मैक्रोफेज का काउंट बढ़ने लग जाता है आफ्टर 48 घंटे। यदि 2 दिन से ज्यादा हो जाता है तो मोनोसाइट का काउंट बढ़ने लग जाता है। यदि मोनोसाइट का काउंट बढ़ रहा है, आप समझ जाना कि पेशेंट को कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फेक्शन है। अब इसको अक्यूट इन्फेक्शन नहीं है। एक्सेप्शन एक है सूडोमोनास का, है ना। सूडोमोनास आप सब जानते हो कि खतरनाक इन्फेक्शन होता है सूडोमोनास, है ना। ये एक्चुअली में क्रोनिक इन्फेक्शन करता है। क्या करता है? क्रोनिक इन्फेक्शन करता है, लेकिन इसमें पीएमएनएल का ही काउंट है वो बढ़ रहा है। तो ये तरह आप नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, इससे WBC को इंटरप्रेट कर सकते हो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, अक्यूट है या क्रोनिक है या सूडोमोनास है, इनका आइडिया लगा सकते हो। बट सबसे पहले अपन को क्या देखना है, टीएलसी काउंट कितना है। टीएलसी काउंट बढ़ा हुआ है तो आप समझ जाना कि उस इंसान को क्या है, इन्फेक्शन है। फिर आप देखना कि पीएमएनएल बढ़ा है या लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, ठीक है। यदि आप एक चीज देखना कि WBC काउंट बढ़ रहा है और इंसान को बुखार हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो समझ जाना उसको क्या है, टाइफाइड हो सकता है। उसको टाइफाइड के लिए विडाल कराएंगे या आईजीजी कराएंगे, आईजीजी टाइफाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा। अब जैसे अपन ने आरबीसी का एक पॉइंट पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, तो अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन या CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह अपन WBC का इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं, तो वो जैसे आप सबको पता है क्या होने वाला है, डिफेंस करना या इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जब भी कोई बाहर से पैथोजन आएगा, पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, तो अपनी बॉडी की WBC होती हैं जो उसमें डिफेंस का काम करती हैं, जो उसको मारती है, ठीक है। और ये उसको मारती है, किल करती है, क्यों? क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, अपन ने जैसे सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अपनी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम, जिसके अंदर काफी सारे डाइजेस्टिव हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो जब भी कोई बाहर से पैथोजन आएगा, तो जो WBC होती है इनके अंदर बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं, वो लाइसोसोम मिलके उन बाहर के पैथोजन को किल करते हैं। जनरली मैंने बताया कि लाइसोसोम होते हैं वो एक्टिव होते हैं जो लो पीएच पे वो एक्टिव होते हैं, लगभग 5 से 6 pH पे वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, अपना जबकि साइटोप्लाज्म है उसका pH क्या होता है, उसका pH 7 होता है, अराउंड 7 होता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई इंफेक्शन होता है ना, तो वहां पे NO2 बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिससे वो pH 7 से लेके 5 जाती है, और 5 पे जाते लाइसोसोम एक्टिव होने लग जाते हैं, WBC मूवमेंट करती है और उस पैथोजन को किल करती है। अपन आगे जाके जब सेकंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे पूरा डिटेल में कैसे किल करती है। इसके 6-7 स्टेप होते हैं, उसमें जाके सुपर रेडिकल्स बनाती हैं, फिर किल करती हैं, ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मेन काम WBC का होता है, वो क्या होता है, इम्यूनिटी या डिफेंस का काम होता है। बाहर से कोई भी पैथोजन आता है तो उसको मारने का काम किसका होता है, WBC का होता है, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि इनमें लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि जो WBC है ना, ये लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट साइज ऑफ ब्लड सेल होती है। WBC लार्जेस्ट साइज ऑफ ब्लड सेल होती है। इसको भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। कैसे इसको समझो, आपने 3 तरह की सेल अपन ने पढ़ी है, एक WBC पढ़ा, एक अपन प्लेटलेट पढ़ेंगे और एक अपना WBC हो गया। RBC का साइज है वो आपने देखा होगा तो 7 माइक्रोमीटर था, थिकनेस थी उसकी साइड से 2 to 3 थी, 2 to 2.5 थी या 2 to 4 माइक्रोमीटर थी, जबकि सेंटर से थिकनेस थी 1 to 2 माइक्रोमीटर थी, ठीक है। प्लेटलेट की साइज आपको आगे जाके बताऊंगा 2 to 4 माइक्रोमीटर होगी, ठीक है। WBC का साइज होता है 10 to 24 माइक्रोमीटर। तो आप बताओ ये कितना बड़ा हो गया, 3 गुना साइज ज्यादा होता है। इसमें एक मोनोसाइट है ना, वो लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है, इनमें भी मोनोसाइट होती है, वो लार्जेस्ट साइज होती है, ठीक है। उसकी साइज होती है 24 माइक्रोमीटर। तो ये देखो कि इसकी 3 गुना है। तो सबसे बड़ी साइज होती है वो किसकी होती है, आपके
WBC की होती है। WBC में भी मैं आपको जैसे आगे जाके दिखाता हूँ, तो 5 सेल है, जैसे न्यूट्रोफिल है, ठीक है, इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, आपके बेसोफिल हो गया, क्लियर, आपके लिम्फोसाइट हो गया, और आपके मोनोसाइट हो गया। तो इन सब की साइज भी ऐसा नहीं है सेम होती है, जैसे सबसे कम साइज होती है वो न्यूट्रोफिल की होती है। न्यूट्रोफिल सबसे छोटी साइज का होता है। अब न्यूट्रोफिल सबसे छोटी साइज का होता है, इसलिए सबसे इजीली ये क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे छोटे साइज का होता है, ये आपके लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर का होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है, जबकि ये स्ट्रक्चर है 8 से 12 माइक्रोमीटर की होती है। लिम्फोसाइट दो तरह की होता है, एक लिम्फोसाइट स्मॉल भी होती है और लार्ज भी होती है ना। जो लार्ज होती है वो तो 12 से 15 माइक्रोमीटर की होती है, जो स्मॉल होती है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है। लेकिन मोनोसाइट होता है वो 24 माइक्रोमीटर की होती है। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी सेल होती है वो मोनोसाइट होती है, जबकि सबसे छोटी होती है वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, सबसे छोटी न्यूट्रोफिल होती है। वैसे इतना साइज के ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वेरी होती है, हर बुक टू बुक वेरी होता है, कोई स्केल से नापने के लिए नहीं बैठा इनकी साइज को, क्योंकि चेंजेबल होती है, ठीक है। एक बात याद रखना, WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखना। ऑर्गेनेल जैसे मैंने कहा लाइसोसोम ये सब प्रेजेंट होते हैं, WBC के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन RBC और प्लेटलेट के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, अपन देखते हैं अमाउंट ऑफ WBC, क्या देखा जाता है, अमाउंट ऑफ WBC। WBC के अमाउंट की बात करते हैं, तो ये बात भी आप याद रखो कि WBC का अमाउंट होता है वो लेस देन 1% होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे RBC का नंबर होता है वो 4 से 4.5 मिलियन तक होता है। इवन ये तो फीमेल में है, मेल की बात ये तो फीमेल में है, यदि मेल की बात करेंगे तो 4.5 से 5 मिलियन होता है मेल में, ठीक है। देखिए प्लेटलेट पढ़ेंगे, तो प्लेटलेट का काउंट अपन पढ़ेंगे तो वो काउंट आपको मैं बताऊंगा 1.5 से 4 लाख पर ml होता है, ठीक है। लेकिन WBC का अपन ने पढ़ा तो इसका कितना था, 4000 से 11000, बस। बट याद रखना सबसे कम है, बहुत कम, 1% से भी कम है यदि कंपेयर टोटल ब्लड सेल का देखें तो। बफी कोट बनाते हैं ये दोनों का, इन दोनों का मिलाना लेस देन 1% होता है, और ये दोनों मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों क्या बनाते हैं, बफी कोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बफी कोट बनाते हैं, क्लियर। सबसे कम साइज होता है WBC का, लेकिन सॉरी साइज मैक्सिमम होता है, नंबर सबसे कम होता है लेकिन साइज इनका मैक्सिमम होता है। यहां तक बात सबको समझ में आई, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया कि इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अलग अलग तरीके के यहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। क्लासिफिकेशन ऑफ WBC, देखो जो WBC होती है उसमें दो तरह की सेल पाई जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। एक सेल होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। देखते हैं क्या क्या अंतर है। पहली है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। समझना, इनके बारे में मैंने पहले भी काफी डिस्कस किया हुआ है एक दो बार ना। ग्रेन्युलोसाइट कौन सी सेल होती है, ऐसी सेल जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। अभी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स एक तरह से आप सेल ऑर्गेनेल मान लो, मतलब कि जिस तरह से इनके अंदर जो डाई होती हैं, जैसे कोई भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे कोई भी इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं ना, जैसे WBC का मेन काम क्या होता है, किलिंग करना, किलिंग करने के लिए इसको एंजाइम्स भी चाहिए, तो वो एंजाइम्स होते हैं ना वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनकी शेप में होते हैं, तो ये ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इनको। लेकिन ऐसे सेल जिनमें ग्रेन्यूल्स विजिबल हो, अच्छी तरह आराम से अपन को दिख जाते हैं, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हो, सफिशिएंट अमाउंट में हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी सेल आ जाती है आपकी,
इसमें अपने कौन कौन सी सेल आ जाती हैं? पहली आती है इओसिनोफिल, नेक्स्ट अपन देखते हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल होगी, बेसोफिल हो गई और तीसरी होगी न्यूट्रोफिल। तो तीन तरह की सेल इसमें पाई जाती है। जबकि एग्रेन्युलोसाइट में कभी ऐसा मत बोल देना कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इनके अंदर भी ग्रेन्यूल तो प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। ये अपन कह सकते हैं कि इनविजिबल, दिखते नहीं है, दिखते ही नहीं है, इतने कम होते हैं लेकिन होते हैं। ठीक है। और इसमें कौन कौन से सेल आती हैं? इसमें आती है आपके लिम्फोसाइट, एक तो आएगी लिम्फोसाइट और दूसरी कौन सी आएगी? इसमें एक तो लिम्फोसाइट आती है और दूसरी मोनोसाइट। तो याद रखना कि ये दो तो क्या है? एग्रेन्युलोसाइट है, क्योंकि ये दो तीन क्या है? ये ग्रेन्युलोसाइट है। ठीक है। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी का सिंथेसिस कैसे होता है, इस पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये वैसे अपन ने देख ही लिया सिंथेसिस ऑफ डब्ल्यूबीसी, लेकिन एक बार और अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो अपन जैसे स्टार्ट करते हैं, हीमोपोइसिस में देखा था कि सबसे पहले एक क्या पाई जाती है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। क्या पाई जाती है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, या इसी को बोलते हैं अपन हीमोपोएटिक स्टेम सेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एचएससी या हीमोसाइटोब्लास्ट। इससे दो तरह की सेल बन रही थी, इससे आपको पता है दो तरह की सेल बन रही थी। एक बन रही थी माइलोइड सेल, एक तो बन रही थी माइलोइड सेल और दूसरी बन रही थी लिम्फोइड सेल। ठीक है। दूसरी बन रही थी लिम्फोइड सेल। फिर अपन ने देखा था कि जो लिम्फोइड सेल थी उससे क्या बन रहा था? इससे स्पेशल इसकी तीन सेल बन रही थी। पहली सेल बन रही थी एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, नेक्स्ट टी लिम्फोसाइट और नेक्स्ट बी लिम्फोसाइट। वैसे मैंने बताया था कि जितनी भी आपकी ब्लड सेल होती हैं उनका सिंथेसिस और मैच्योरेशन सारा बोन मैरो में होता है, इवन रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट एक एक्सेप्शन है। इसका जो मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है और मेनली ये लिम्फोइड ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। इसके बाद में अपन ने माइलोइड सेल पढ़ी थी। ठीक है। और माइलोइड सेल में मैंने आगे जाके बताया था क्या बनती थी? अलग अलग टाइप मेगा कैरियोसाइट बनती थी जिससे प्लेटलेट बनती थी, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनती थी जिससे क्या बनता था? आरबीसी बनती थी। और उसके बाद में दो सेल बनती थी। ठीक है। एक तो बनती थी आपके मोनोब्लास्ट, एक तो बनती थी मोनोब्लास्ट बनती थी और एक बनती थी माइलोब्लास्ट। ठीक है। एक तो मोनोब्लास्ट बनती थी और एक बनती थी माइलोब्लास्ट। क्लियर है बात? अब मोनोब्लास्ट आगे जाके आपको पता है क्या बनाती थी? मोनोसाइट बनाती थी। ठीक है। लेकिन माइलोब्लास्ट तीन टाइप में डिवाइड हो जाती थी। एक बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट, सॉरी माइलोब्लास्ट नहीं है, अब माइलोसाइट हो जाएगा। एक बेसोफिलिक माइलोसाइट, दूसरा न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, और ये अपन बाद में देखें तो सॉरी इओसिनोफिलिक माइलोसाइट। माइलोसाइट बनती थी। इसके बाद में ये क्या बनते थे? जैसे ये बेसोफिलिक है तो इससे बेसोफिल बन जाएगा, न्यूट्रोफिलिक से न्यूट्रोफिल बन जाएगा माइलोब्लास्ट से, और इओसिनोफिलिक से था उससे क्या बन जाता है? इओसिनोफिल बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास पांच सेल बन जाती है। एक मोनोसाइट बन गई, एक बेसोफिल बन गई, एक न्यूट्रोफिल बन गई, एक इओसिनोफिल बन गई और आपके ये लिम्फोसाइट बन गई। तो ये पांच टाइप की सेल, एक, दो, तीन, चार और पांच टाइप की सेल अपने पास बन जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। और ये सारा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? रेड बोन मैरो में। कहाँ पे हो रहा है? रेड बोन मैरो में सारा प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है बात? और मेनली बस सारा मैट्रिक्स बस ये है, इसका मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन है वो कहाँ होता है? थाइमस में होता है। ये एक एक्सेप्शन है।
क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन करके एक एक सेल को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जो सेल पढ़ते हैं, हेडिंग डाल दो और ध्यान से पढ़ना, न्यूट्रोफिल। कौन सी पढ़ते हैं अपन? न्यूट्रोफिल। अपन ने पहले ही देख लिया कि मैक्सिमम नंबर में जो सेल पाई जाती है, मैक्सिमम सेल यही होती है, कितना? 50 to 70% होता है मैक्सिमम सेल। ठीक है। साइज स्मॉलेस्ट, WBC बोल सकते हैं, सबसे छोटा साइज इसका पाया जाता है, सबसे छोटी साइज की ये होती है। क्यों होती है? इसका फायदा क्या है? स्मॉलेस्ट छोटी होती है और सबसे ज्यादा होती है। ये छोटी होती है क्योंकि ये फास्ट और एक्टिव काम करती है, फास्ट एंड एक्टिव काम करती है। जब भी कोई पैथोजन आपके एंट्री करेगा ना बॉडी में, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिली उस पे काउंट करती है, न्यूट्रोफिली उस पे एक्शन लेती है। तो सबसे छोटी होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। इसलिए मैंने कह रहा था कि जब अक्यूट इन्फेक्शन होता है ना, अक्यूट इन्फेक्शन होता है, तो वहां पे आपके न्यूट्रोफिल का ही अमाउंट है वो बढ़ जाता है। उस टाइम न्यूट्रोफिल का अमाउंट भी बढ़ता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्वेजन के अगेंस्ट सबसे फास्ट और सबसे एक्टिव काम है वो कौन करता है? न्यूट्रोफिल करती है। और भाई सब साइज छोटी होती है जब भी कोई तेज तेज भाग लेती है, यदि कोई बड़ी साइज होती है तो वो तो धीरे धीरे मूवमेंट करती। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब इसको स्टेन किया गया, नॉर्मली आपको पता है WBC वो दिखाई नहीं देती, सफेद कलर की होती है, नहीं दिखाई देती। तो इनको देखने के लिए अपन को क्या करना होता है? स्टेन करना होता है। तरह तरह के स्टेन होते हैं, जैसे जिस्मा स्टेन होता है, आपके लिस्मान स्टेन होता है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये स्टेन अपन ब्लड के लिए यूज करते हैं। तो देखो जब इसको स्टेन करते हैं तो अपने देखा गया कि ये एसिडिक डाई, जो एसिडिक डाई होती है वो साथ में बेसिक डाई होती है, बेस डाई होती है। दोनों से ये क्या होती थी? कलर होती है, दोनों से स्टेन होती है। एसिडिक डाई जो मेनली अपन यूज लेते हैं वो होता है ईओसिन, और बेसिक डाइट जो अपन डाई लेते हैं वो होती है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है। वो कौन सी होती है? मिथाइलिन ब्लू होती है। जब इनको जब दोनों से स्टेन किया जाता था तो ये लेवेंडर पर्पल कलर देती है। लेवेंडर कलर आता है ना, जैसे लेवेंडर, आप कभी रोम स्प्रे आती है लेवेंडर वाली, तो उस पे देखना तो पिंक टाइप का, पर्पल टाइप का कलर होता है, वो लेवेंडर होता है। तो लेवेंडर कलर की यहाँ पे स्टेन कलर आता है इसका। ठीक है। मतलब कि ये न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक डाई से और बेसिस डाई, एल्कलाइन डाई, दोनों से क्या होता है? स्टेन हो जाता है। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला? न्यूट्रोफिल नाम दिया है ना। और उसके बाद देखा जाता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 3 to 5 लोब का न्यूक्लियस होता है, 3 to 5 लोब का न्यूक्लियस होता है, और वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसको बोला जाता है PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लाइसोग्लिकोसाइड। क्या? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइड। क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होता रहता है? बढ़ता कम होता रहता है, बढ़ता कम होता रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइड। मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्लियर राइटिंग है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्लूकोसाइड। क्लियर। तो ये अपन ने देखा। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। इसको PMNL इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे लोब के न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे अपनी बुक में टर्म और बताई गई है, कीमोस्टैक्सिस। तो समझना कीमोस्टैक्सिस क्या होती है। ये अपनी देखो, जब भी कोई सेल है जिसपे बैक्टीरिया इन्फेक्शन कराए, बैक्टीरियल का या कोई भी पैथोजन, बैक्टीरियल ही नहीं, कोई भी पैथोजन ने वहां पे इन्वेजन कराए, उस पे आक्रमण कराए, तो उस सेल को अपन क्या बोलते हैं कि यार ये सेल को अपन डैमेज सेल बोलते हैं। क्या? कि डैमेज सेल है। ये अपनी बॉडी की एक सेल होती थी जिसपे कोई भी पैथोजन है उसने अटैक किया है। ठीक है। अब ये इसको अपन क्या बोलेंगे? डैमेज सेल बोलेंगे, है ना। अब ये डैमेज सेल कुछ केमिकल रिलीज करती है। ये क्या करेगी? कुछ केमिकल को रिलीज करेगी,
और वो केमिकल मेनली होते हैं C5A होता है, आपके C रिएक्टिव प्रोटीन होते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं, ये आपके जो न्यूट्रोफिल होती है PMNL है उसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। PMNL को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कीमोस्टैक्सिस बोलते हैं। और जो केमिकल रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं कीमोस्टैट्स, उनको क्या बोलते हैं, कीमोस्टैट्स बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोस्टैट्स। देखो जिस सेल को बैक्टीरिया ने, मान लो ये आपकी बॉडी की एक सेल थी, इसको बैक्टीरिया ने आके डैमेज कर दिया, तो इस सेल के अंदर के जो माइक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल है ना, वो कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज करेंगे, जैसे C5P CRP होता है, इनको रिलीज करेंगे, जो कीमोस्टैक्सिन कहते हैं इनको, ये कीमोस्टैट्स बोलते हैं, कीमोस्टैक्सिन बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जो PMNL है उनके आसपास, उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो PMNL बाद में जाके क्या करती है, उनको मारती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कीमोस्टैक्सिस बोलते हैं। मतलब कि आप सोच रहे हो भाई PMNL को कैसे पता लगता है कि ये सेल डैमेज है, तो उसको पता लगने के लिए क्या होता है कि वो कुछ कीमोस्टैक्सिन का रिलीज करते हैं और वो उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो ये अपनी बुक में एक टर्म लिख रखी है कीमोस्टैक्सिस, तो ये भी पता होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कीमोस्टैक्सिन क्या होता है, कीमोस्टैक्सिस क्या होता है, ठीक है। अब अपने ये भी मैंने अपने ये बात तो अपने पहले डिस्कस कर ली थी कि जो न्यूट्रोफिल होता है, ये बात अपने पहले डिस्कस कर ली थी कि जो न्यूट्रोफिल है उसकी साइज सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट साइज है। और इसका फायदा क्या है, क्योंकि ये बहुत फास्ट एंड एक्टिव होती है, क्या होती है, फास्ट एंड एक्टिव होती है। छोटी साइज की वजह से ये हाईली मोबाइल होती है, छोटी साइज है इसलिए भाग के जो डैमेज टिश्यू है उनकी तरफ भाग के सबसे पहले पहुंचती है। बिल्कुल हाईली और एक्टिव होती है, मतलब क्विकली रेस्पॉन्स करती है, सबसे क्विकली रेस्पॉन्स किया जाता है तो न्यूट्रोफिल्स के द्वारा ही किया जाता है, ये क्विकली रेस्पॉन्स करती है। तो यहाँ तक आपको भी समझ में आ गया। और मेन काम क्या करती है, फिर ये क्विकली रेस्पॉन्स करके वापस जाके उनको क्या करती है, किल करती है, जिसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस का काम करती है। तो आपको मेरे हिसाब से न्यूट्रोफिल के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। और अपन ये भी देख लिया कि मल्टी लोब्ड होते हैं, 3 से 5 इसमें लोब पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट और इसके बारे में पढ़ना है कि सबसे छोटी साइज तो होती है इसकी, साथ में ये भी ध्यान रखना कि इसका जो लाइफ स्पान होता है ना, लाइफ स्पान होता है वो भी क्या होता है, मिनिमम होता है। इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, इसका लाइफ स्पान मैं आपको बताऊंगा तो आप सब सरप्राइज हो गए, 6 से 8 घंटे होता है। और ये इसके लिए बहुत होता है, ये क्या करती है, बनती है, अपना काम करती है, मारती है, और जैसे ये पैथोजन से फाइट करेगी ना तो ये खुद भी मर जाती है और पस बन जाती है। ये क्या बना लेती है, पस खुद बना लेती है। न्यूट्रोफिल क्या करने वाली है, PMNL क्या करती है कि जैसे बैक्टीरिया से फाइट करी तो बैक्टीरिया को तो किल कर दिया, वो खुद भी किल हो जाती है और उससे क्या बना देती है, पस बना देती है, ठीक है। इसलिए कहीं भी यदि पस या मवाद दिखती है ना आपको, समझ लेना कि वहां पे इंफेक्शन गया था, वहां पे बैक्टीरिया गए थे और अपनी बॉडी थी उसने उनके लिए क्या करी है, बहुत ज्यादा फाइट करी है और आपकी बॉडी के न्यूट्रोफिल्स से वहां पे यूज आए थे, ठीक है। तो इनका जो लाइफ आवर है, लाइफ स्पान वो बहुत कम होता है, 6 से 8 आवर होता है। मैं सबके लाइफ स्पान में आपको बताता हूँ थोड़े बहुत। तो ये न्यूट्रोफिल है, ये आपके इओसिनोफिल है, ये बेसोफिल है, ये लिम्फोसाइट है और ये मोनोसाइट है। न्यूट्रोफिल का होता है 6 से 8 आवर। इओसिनोफिल की बात करें तो 8 से 10 आवर होता है, 8 से 12 घंटे होता है। बेसोफिल 1 से 2 दिन होता है। मोनोसाइट 1 से 3 दिन का होता है। और लिम्फोसाइट है, ये मंथ टू ईयर होता है, ये सब थोड़ा जाता है, ये मंथ से ईयर तक होता है, ठीक है। तो इनके जो लाइफ स्पान है वो भी आप थोड़ा बहुत याद रखो, तो आपको पता लग जाएगा सबसे मिनिमम लाइफ स्पान होता है वो किसका होता है, न्यूट्रोफिल का होता है। तो इस तरह से अपने न्यूट्रोफिल के बारे में देखा, एक बार और अपन देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है, सबसे छोटी साइज में होता है और सबसे अक्यूट इन्फेक्शन, सबसे फास्ट एंड एक्टिव काम करता है, अक्यूट इन्फेक्शन करता है। स्टेनी एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से क्या हो जाता है, कलर हो जाता है, वो लेवेंडर और पर्पल कलर देता है। उसके बाद देखा कि इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस पाया जाता है। 3 से 5 लोब पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, इसका न्यूक्लियर अपनी शेप बदलता रहता है ना, इसलिए बोलते हैं कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं। साथ में कीमोस्टैक्सिस क्या होता है ये मैंने बताया, जब भी कोई सेल डैमेज हो जाती है, जब भी इस पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आया, ये डैमेज हो गई, तो ये कुछ कीमोस्टैक्सिन है उनको रिलीज करती है। इसको क्या बोलते हैं? कीमोस्टैक्सिन को क्या करती है? रिलीज करती हैं। वो डब्ल्यूबीसी को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीमोस्टैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जो केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं उनको बोलते हैं कीमोस्टैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा कि जो न्यूट्रोफिल है, दोबारा वही बात है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है। कितना साइज होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, 6 से 8 माइक्रोमीटर होता है, इतना ही लाइफ स्पान होता है और इतना ही इसका साइज होता है। ठीक है, फास्ट और सबसे हाईली मोबाइल होती है, वो क्विकली रेस्पॉन्स करती है। इसके फिर अपने लाइफ स्पान की बात करेंगे, इसका लाइफ स्पान भी सबसे कम होता है, 6 से 8 घंटे का ही इसका लाइफ स्पान होता है। क्लियर है बात? इसका लाइफ स्पान भी सबसे कम होता है, और कितना होता है? 6 से 8 घंटे का होता है। आज अपन एक सेल के बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल अपनी आती है वो है बेसोफिल। कौन सी आती है? बेसोफिल। नेक्स्ट सेल आती है अपनी बेसोफिल। तो ये याद रखो कि इसका नाम बेसोफिल क्यों रखा है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। पहली बात तो ये देख लेते हैं इसका नाम बेसोफिल क्यों रखा गया है। ठीक है, इसका नाम बेसोफिल इसलिए रखा गया है क्योंकि जब इसका स्टेन किया जाता है तो इसका स्टेन एसिडिक डाइट से नहीं हुआ, इसका स्टेन एसिडिक डाइट से नहीं हुआ, इसको स्टेन हुआ है वो किससे हुआ है? फिर एल्कलाइन डाइट से हुआ है। इससे एल्कलाइन डाइट से हुआ है, या बेसिक डाइट से हुआ है, या एल्कलाइन डाइट से इसका स्टेन हुआ है। और एल्कलाइन डाइट कौन सी यूज लेते हैं अपन? मिथाइलिन ब्लू। कौन सी लेते हैं? मिथाइलिन ब्लू लेते हैं। और इसके बाद नाम ही ब्लू है, मतलब कि इससे डाई करने के बाद कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आया है। क्लियर? इससे डाई करने के बाद कौन सा कलर आया? ब्लू कलर आया है, क्योंकि ये बेसिक डाई से यूज हुआ है। कौन सी से? बेसिक डाई थी इसमें। ठीक है, बेसिक आएगा, बेसिस, सॉरी बेसिक डाई थी, है ना। तो बेसिक डाई से था, इसलिए इसका कलर कौन सा हो गया? इसका नाम क्या रखा? बेसोफिल इसका नाम रखा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेन्यूल कौन से नेचर के होते हैं, तो आप ये याद रखें कि इसके ग्रेन्यूल्स हैं वो बेसिक डाइट से क्या हुए हैं? स्टेन हुए हैं, मतलब कि ग्रेन्यूल थे वो एसिडिक नेचर के होते हैं। भाई एसिड तो बेस को क्या करेगा? एसिड होता है वही तो बेस को अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रेन्यूल एसिड डाइट में होते हैं, इसलिए बेसिस स्टेन से क्या होते हैं? स्टेन होते हैं। बेसिस स्टेन से इनमें स्टेनिंग आती है। ठीक है, क्योंकि बेसिस स्टेन से इसमें स्टेनिंग आती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने? बेसोफिल रखा गया है। अब बेसोफिल का नॉर्मल काउंट अपन ने देखा था, बेसोफिल का काउंट अपन ने देखा था, तो ये था 1 से लेके 2%। मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम काउंट होता है ना। सबसे कम डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो कौन सी होती है? बेसोफिल होती है। अब इनका काम क्या होता है? ये क्लोजली एसोसिएटेड विद, क्लोजली एसोसिएट टू एलर्जी, मतलब ये मेनली जहाँ पे एलर्जी होती है ना, वहां पे आप देख लेना बेसोफिल का काउंट बढ़ा है। यदि किसी की सीबीसी रिपोर्ट में बेसोफिल का काउंट बढ़ा हुआ है, तो आप समझ जाना उस इंसान को कहीं ना कहीं एलर्जी हो रही है। उसको एंटी एलर्जिक दवा जैसे मोंटेलुकास, लेवोसिट्रिजन, जेफ्रेलुकास ऐसी दवाएं वो दे दो, उसको कहीं ना कहीं एलर्जी है ना। तो जब भी कहीं ना कहीं बॉडी में एलर्जी होती है, अपने एलर्जी आईजीई सेल काम करती है, तब आप समझ लेना जहां पर क्या पाएगी? बेसोफिल पाएगी। या किसी की रिपोर्ट में बेसोफिल काउंट बढ़ रहा है, तो समझ लेना उसको कहीं ना कहीं खुजली या जुकाम बुखाम लग रहा है उसको। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन देखते हैं कि ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात देखते हैं कि ये होमोलोगस होती है। आपने टिश्यू में, मैंने कनेक्टिव टिश्यू में अपन एक सेल पढ़ेगी, ये होमोलोगस विद मास्ट सेल, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने पढ़ेगी मास्ट सेल, बिल्कुल ये उसकी तरह काम करती है ना, मास्ट सेल। बस इन दोनों में अंतर क्या है? मास्ट सेल और बेसोफिल में अंतर बस एक ही है कि बेसोफिल है ये तो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है ब्लड में, जबकि मास्ट सेल है वो पाई जाती है टिश्यू में। और कोई अंतर नहीं है, दोनों के काम सेम होते हैं। दोनों एलर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। दोनों क्या करेंगे? हेपेरिन को रिलीज करती हैं। दोनों क्या करते हैं? हिस्टामिन।
5 हाइड्रोट्रिप्टाफेन सेरोटोनिन, या आप और भी नाम ले सकते हो जैसे ल्यूकोट्राइन, इनको रिलीज करते हैं दोनों। ठीक है, आप हिपेरिन कभी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर नहीं है, हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब भी स्वेलिंग होती है तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना होता है ना। जब भी आपके पास सपोज करो कहीं पे इनका एक्शन होना है तो वहां पे ब्लड का क्लोट नहीं होना चाहिए, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए। ठीक है, खून पतला होना चाहिए, इजीली फ्लो होना चाहिए, जिसकी वजह से तो बेसोफिल है वो आराम से बहेगी। खून पतला रहेगा तो आराम से बहेगी, तो खून पतला करने का काम कौन करता है? हिपेरिन करता है। तो ये वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हिपेरिन होता है, जबकि ये सब वहां पे क्या है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। क्या है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जो इन्फ्लामेशन करते हैं, केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं। क्लियर? ये काम बिल्कुल होमोलोगस होती है, मास्ट सेल की तरह होती है। ठीक है, बस मास्ट सेल टिश्यू में पाई जाती है और ये ब्लड में पाई जाती है। और ये काम क्या करती है? एलर्जी। क्या काम करती है? एलर्जी का काम करती है। ठीक है, अब याद रखना, यदि मैं इनके ओन सेट की बात कर रहा हूं कि कौन जल्दी काम करता है, मास्ट सेल जल्दी काम करती है या बेसोफिल जल्दी काम करती है। ठीक है, ये डिफरेंस तो अपन ने देख लिया कि ये टिश्यू में पाई जाती है और ये है वो कहां पाई जाती है? ये टिश्यू में पाती है और ये ब्लड में पाई जाती है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ज्यादा फास्ट काम कौन करता है। तो आंसर देखना, मास्ट सेल एलर्जी के अगेंस्ट ज्यादा काम करता है, क्योंकि एलर्जी होती है वो टिश्यू में होती है, एलर्जी कभी ब्लड में नहीं होती, एलर्जी टिश्यू में होती है। तो ये डायरेक्ट काम आती है, जबकि ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन पार करेगी और फिर ये कहां पे आएगी? टिश्यू में आएगी। ये ब्लड से घूम के आएगी, जबकि ये आपके टिश्यू में रहती है, मतलब कि ये क्विकली काम करती है। क्या करती है? क्विकली। जबकि ये थोड़ा स्लो एक्शन होता है, इसका एक्शन थोड़ा स्लो होता है। तो अपन ने यही देखा कि इसका बेसोफिल का एक्शन थोड़ा स्लो है, जबकि मास्ट सेल थोड़ा फास्ट काम करती है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं रैपिड होम सेल, ये बहुत जल्दी काम करती है मास्ट सेल। क्लियर? लेकिन मास्ट सेल आपके टिश्यू में पाई जाती है, ब्लड में बेसोफिल होती है, लेकिन काम दोनों का सेम होता है, हिस्टामिन, आपके हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ल्यूकोट्राइन को रिलीज करना, जो कि आपके एलर्जी के अगेंस्ट काम करते हैं। इसके बाद एक सेल और पढ़ते हैं अपन, इओसिनोफिल। क्या इतना टाइम हो गया? सॉरी, एक सेल और पढ़ लेते हैं, थर्ड इओसिनोफिल। ठीक है, समझो इओसिनोफिल क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, ये भी क्या थी? एक WBC थी। ठीक है, इसको समझना बहुत अच्छे। ये भी WBC थी, लेकिन इसका जो स्टेन किया गया, तो इसकी ग्रेन्यूल थे ना, वो थे क्या? एल्कलाइन नेचर थे। तो ये किससे स्टेन होगी? ये होगी एसिडिक डाई से। तो इसका स्टेन हुआ था वो एसिडिक डाई से होता है। किस डाई से होता है? एसिडिक डाई से। और एसिडिक डाई कौन सी होती है? इओसिन होती है। कौन सी होती है? इओसिन। इसलिए, और इओसिन से इनसे स्टेन होकर कौन सा कलर दिया? रेड कलर। कौन सा कलर दिया? रेड कलर। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इओसिनोफिल। क्या नाम पड़ गया? इओसिनोफिल। तो अपन एक बात लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे पहले जहाँ पे पढ़ा था ग्रेनुलोसाइट, एक काम पढ़े थे अपन, एक दिख नहीं रहा, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था ये ग्रेनुलो, हाँ ये रहा। तो अपन ने देखा कि जो इओसिनोफिल था वो एसिडिक डाई से हुआ है, बेसोफिल था वो बेस डाई से हुआ है, और जबकि न्यूट्रोफिल था वो दोनों डाई से हुआ था। इओसिनोफिल ने जो कलर दिया वो दिया है रेड, बेसोफिल ने जो कलर दिया वो दिया है ब्लू, और जो न्यूट्रोफिल है उसने दिया है लेवेंडर या पर्पल कलर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो अपन पढ़ रहे थे कि इओसिनोफिल किस कलर से स्टेन हुआ है, ये अपन ने देखा। ठीक है, इसके बाद अपन ने बताया कि इसमें जो होता है न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कोई 3-4 लोब का नहीं होता है, ये 1 to 2 लोब इसमें पाए जाते हैं। इसके न्यूक्लियस में 1 से या 2 लोब पाए जाते हैं, जबकि ये देखना जो बेसोफिल होता है, बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब होता है। इसका न्यूक्लियस है वो बाइलोब होता है, मतलब इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। जबकि
इओसिनोफिल का न्यूक्लियस है, उसका कोई इतना फिक्स नहीं कि 3 4, बस एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। बेसोफिल में बाइलोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्लियर। इसका न्यूक्लियस है वो एक या दो लोब इसमें होते हैं। इओसिनोफिल का काउंट मतलब क्या होता है, देखो यदि आपकी, देखो इसका काम भी फैगोसाइटोसिस का होता है, क्या होता है, इसका काम भी फैगोसाइटोसिस का होता है, ठीक है, लेकिन पीएमएनएल से लेस इफेक्टिव, उसके कंपेयर में बहुत कम होता है, मतलब कि पीएमएनएल का बहुत ज्यादा होता है, जबकि न्यूट्रोफिल का बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो आपके इओसिन है, इओसिनोफिल है, इसका बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। अब इओसिनोफिल का काउंट बढ़ रहा है ना, मतलब कि जो पीएमएनएल है वो बैक्टीरिया के लिए काम करता है, लिम्फोसाइट है वायरस के लिए करेगा, इओसिनोफिल काम करता है पैरासाइट के लिए, जो आपके वर्म इन्फेक्शन होता है इनके लिए काम करता है। तो यदि किसी के पास इओसिनोफिल का काउंट बढ़ रहा है, यदि किसी के पास इओसिनोफिल का काउंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप समझ लेना यदि किसी के ब्लड में इओसिनोफिल का काउंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही है तो उस इंसान को पैरासाइट या वर्म इन्फेक्शन हो रहा है ना, या तो उस इंसान को पैरासाइट या वर्म इन्फेक्शन हो रहा है, उसको एल्बेंडाजोल मेट्रोजिल जो भी दवा है वो आप दे सकते हो, ठीक है। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है उसको एलर्जी, एलर्जी में भी इसका काउंट है वो बढ़ता है, एलर्जी में भी इओसिनोफिल का काउंट बढ़ रहा है। यदि आपको बेसोफिल का काउंट बढ़ता हुआ मिलता है, आप समझ जाओ कि उस इंसान को एलर्जी, लेकिन इओसिनोफिल का काउंट बढ़ रहा है तो इस इंसान को एलर्जी भी हो सकती है या पैरासाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन एलर्जी में देखते हैं ना, एलर्जी में अब मैंने बताया, आपने देखा कि एलर्जी में तो सर बेसोफिल भी काम कर रहा था भाई, और आपका इओसिन भी काम कर रहा है, इओसिनोफिल भी काम कर रहा है, लेकिन ज्यादा एक्टिव होता है वो बेसोफिल होता है, मोर एक्टिव होता है एलर्जी के लिए, ठीक है, जबकि इओसिनोफिल लेस कंपेयर देन लेस एक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक्टिव ये भी होता है, जैसे अस्थमा, स्किन की एलर्जी है, उसमें इओसिनोफिल का काउंट बढ़ता है और वहां पे जाके एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी करके वहां पे उस एलर्जी भी मैं आपको बताऊं एक हाइपर सेंसिटिव है, बॉडी के लिए अच्छी एलर्जी, मतलब अच्छा रिएक्शन माना जाता है कि कोई बाहर का पर्टिकुलर आया जिसने आईजीई एक एंटीबॉडी है उसको बाउंड करता है, तो ये वहां जाके उसको क्या है एलिमिनेट करने का काम करते हैं, जो इओसिनोफिल है वो वहां जाके उसको एलिमिनेट करने का काम करने वाली है, इसलिए ये भी ठीक है। पर याद रखना इओसिनोफिल में अपन ने ये पढ़ा कि एसिडिक डाई से ये स्टेन होता है, पहली चीज तो ये, दूसरा ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जी दो कंडीशंस में ये बढ़ा हुआ मिलता है, एलर्जी के लिए ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देता है वो बेसोफिल होता है कंपेयर टू इओसिनोफिल, ओके ओके। तो अपन ने ये सब पढ़ा, आज की क्लास में इतना ही, अपन ने पूरा डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा पढ़ा, दो सेल मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बच रही है, और इसमें मोनोसाइट में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोनोसाइट, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में प्लेटलेट के बारे में अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।